हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा क्लोरीनेशन। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने इस सब्जेक्ट पर और भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन क्या होता है हमारा? जब भी हम क्लोरीन को या उसकी डिफरेंट फॉर्म को यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, वो कहलाता है हमारा क्लोरीनेशन। होता क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे को कोई वाटर सैंपल दे रखा है, ये क्या वाटर सैंपल है। अब इसमें क्या है, इसमें मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर हैं, या तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या ऑर्गेनिक मैटर होंगे। अगर इनको मारने के लिए मैं कह सकते हैं इनका डिसइंफेक्शन करने के लिए अगर मैं क्लोरीन यूज़ करता हूँ तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरा क्लोरीनेशन। ठीक, अब हमने क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्लोरीन की डिफरेंट फॉर्म भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन भी पढ़ेंगे, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन भी पढ़ेंगे, यानी हम सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लोरीनेशन से रिलेटेड कवर करने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों मेजर मेथड में आता है हमारा क्या, क्लोरीनेशन। दोस्तों क्लोरीनेशन क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्लोरीन की कुछ ना कुछ हमें ऐड करना है पानी में। तो जब मान लीजिए हमारे पानी में क्या है, क्लोरीन है, हमने उसे मान लीजिए क्या है, ये हमारे पानी में फ्री अवेलेबल क्लोरीन है Cl2। हमने क्या किया, इसे अपने पानी में मिलाया H2O में। अगर हमारा pH 5 से कम है तो किस में चेंज हो जाता है, ये हमारा चेंज हो जाता है हाइपोक्लोरस एसिड में, HOCl, जो कि क्या है दोस्तों, जो कि हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हम कह सकते हैं हमारा एक डिसइंफेक्टेंट है। तो HOCl हमारे किस लिए यूज होता है, डिसइंफेक्शन के लिए यूज होने वाला है। अब दोस्तों क्या हुआ कि HOCl तो था ही, अगर मान लीजिए pH अगर हमारा 8 से ज्यादा हो गया तो ये HOCl होता है दोस्तों, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। इसकी रिएक्टिविटी कितनी होती है, ज्यादा होती है, और हम कह सकते हैं स्टेबल कितना होता है, ये लेस स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी तो इसकी कम है लेकिन रिएक्टिव ज्यादा है। तो जैसे ही pH 8 से ऊपर जाता है ये किस में टूट जाता है, OCl- और H+ में। तो ये भी दोस्तों क्या है, ये भी हमारा क्या है, हाइपोक्लोराइट आयन, जो दोस्तों ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा। ये भी हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये भी हमारा किस लिए यूज होता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट ये हमारा यूज होता है। और दोस्तों Cl2 जानते हैं, Cl2 भी हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा डिसइंफेक्टेंट के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। तो हम कह सकते हैं क्लोरीनेशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप सबसे ज्यादा एफिशिएंसी से डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ कि हमने क्लोरीन ऐड किया और फिर क्या हुआ, हमें कुछ एसिड मिले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिले, और उनकी हेल्प से हमने क्या किया, डिसइंफेक्शन किया। अब दोस्तों जो क्लोरीनेशन होता है ना, हम उसमें क्या कर रहे हैं, क्लोरीन ऐड कर रहे हैं अपने पानी में। दोस्तों क्लोरीन ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हम कह सकते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन। जब हम क्लोरीनेशन करते हैं उसमें बहुत सारे क्लोरीन की फॉर्म लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन। यहां लिख देता हूं मैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, फॉर्म ऑफ Cl2, वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन। तो जिसमें सबसे पहली फॉर्म क्या होने वाली है हमारी, फ्री अवेलेबल क्लोरीन, यानी सबसे पहली फॉर्म क्या होने वाली है, Cl2, फ्री अवेलेबल क्लोरीन। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ क्या दे रखा है, ये Cl2, तो यही तो है हमारी फ्री अवेलेबल क्लोरीन। तो फ्री अवेलेबल क्लोरीन जब हमारी H2O के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, HOCl बनाएगी, लेकिन pH किससे होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। ये हाइपोक्लोरस एसिड में चेंज हो जाती है, और हाइपोक्लोरस हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमारा यूज होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। और दोस्तों Cl2 भी हमारा किस लिए यूज होता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट। अभी HOCl ही क्या दोस्तों, हाईली रिएक्टिव, और हम कह सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो ये इसका pH तो 8, अगर हमारा pH 8 से ज्यादा हो जाए पानी का तो ये OCl- और H+ में टूट जाता है। और जैसा कि हम OCl जानते हैं, ये क्या है, ये हमारा हाइपोक्लोराइट आयन है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये भी हमारा किस यूज होता है, ये भी हमारा यूज होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये सारा किसका पार्ट था, फ्री अवेलेबल क्लोरीन का ही पार्ट था। अब और क्या जानते हैं फ्री अवेलेबल क्लोरीन के बारे में। अब दोस्तों ये हमारे जो फ्री अवेलेबल क्लोरीन है, ये जनरली हमें जो किस फॉर्म में मिलती है, ये हमें जनरली लिक्विड फॉर्म में मिलती है। जनरली हम इसे लिक्विड फॉर्म में अपने पानी में ऐड करते हैं। अब लिक्विड फॉर्म में क्यों करते हैं दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि डिजॉल्व आसानी से हो सकती है। और दोस्तों जो इसकी
टेम्परेचर रेंज है वो क्या है कि ये 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। Cl2 जो है हमारी 10 डिग्री सेल्सियस पर तो ये फ्रीज हो जाती है। और बात करें 98 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों ये क्या हो जाती है, ये हमारी बॉयल होने लग जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं रूम टेम्परेचर हमारा क्या होता है 27-28, अब तो गर्मी बढ़ने लगी है तो मान लीजिए 35 हो जाता होगा। तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है 27 से 35, तो उस बीच में ये क्या रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो इसलिए जनरली इसे लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं, कि अगर आप स्टोर करते हैं तो खराब नहीं, अगर कोई खराब नहीं, क्यों लिक्विड फॉर्म में मिलती है तो आप कहीं भी इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक, और क्या है कि हमारे पानी में कोई स्लज फॉर्म नहीं करती, नो स्लज फॉर्म इन वाटर, नो स्लज फॉर्म इन वाटर। हमारे पानी दोस्तों आपने देखा होगा पानी में कीचड़ सी हो जाती है, किचकिचा सा हो जाता है पानी, उस तरह का कोई भी स्लज हमारे पानी में फॉर्म नहीं करती। तो ये था हमारा क्या, फ्री अवेलेबल क्लोरीन Cl2। सबसे हमने क्या पहले क्या पढ़ा, क्लोरीनेशन क्या होता है। क्लोरीनेशन होता है हमारा डिसइंफेक्शन के लिए, जब हम अपने पानी में क्लोरीन ऐड करते हैं किसी भी फॉर्म में तो वो कहलाता है हमारा क्लोरीनेशन। फिर हमने उसमें क्या किया, एक रिएक्शन देखी, जैसे Cl2 है, जब भी हमारा पानी से रिएक्ट करेगी तो HCl बनाएगी, और हमने देखा HCl हमारा एक डिसइंफेक्टेंट हो सकता है, ये OCl माइनस में टूटेगा, ये भी हमारा एक डिसइंफेक्टेंट हो सकता है। Cl2 खुद एक डिसइंफेक्टेंट है। तो ये हमने क्लोरीनेशन की कुछ एग्जाम्पल देखे। फिर हमने क्या देखा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ Cl2, जो हम क्लोरीनेशन करते हैं वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन में करते हैं, यानी क्लोरीन की बहुत सारी फॉर्म लेते हैं, जिसमें पहली फॉर्म क्या हमारी Cl2 यानी फ्री अवेलेबल क्लोरीन। अब आती है दोस्तों हमारी दूसरी फॉर्म। तो दोस्तों अगली फॉर्म ऑफ क्लोरीन आती है हमारी क्या, क्लोरोअमीन्स। जब भी हमारे पानी में मान लीजिए क्या है NH3 है, NH3 किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, अमीन्स को। यानी कि अगर हमारी कार्बन चेन में या किसी कंपाउंड में NH3 यानी कि उसमें क्या है, उसमें अमीन्स हैं। तो जो हमारी क्लोरीन, ये क्या है दोस्तों, हमारे पानी में मान लीजिए क्या मिल गया, हमें पानी में अमीन्स मिल गया, तो जो क्लोरीन है हमारा जब वो अमीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म बना लेता है, क्लोरोअमीन्स। और दोस्तों इसकी डिफरेंट फॉर्म होती हैं। अगर ये Cl2 NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NH2Cl, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, मोनोक्लोरोअमीन्स। अगर ये NH2Cl दोस्तों फिर करता है, फिर Cl2 के साथ रिएक्ट कराता है इस pH रेंज में, तो ये क्या बन जाता है, NaCl2, और क्या बन जाता है हमारा डाइक्लोरोअमीन्स। और दोस्तों ये NH2NH, दोस्तों ये हमारा NH2Cl2 जब हमारा Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, तो दोस्तों NaCl2 जब हमारा Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, NCl3 pH। आप देख सकते हैं pH 4.4 से कम होना चाहिए, तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, ये किस फॉर्म में चेंज होता है, ये हमारा फॉर्म किस फॉर्म में चेंज होता है, ट्राइक्लोरोअमीन्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब ठीक, ये तो होगा क्लोरोअमीन्स और ये होगी उसकी रिएक्शन। अब दोस्तों हम बात करें इन तीनों में से डोमिनेंट की, कि सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, तो डाइक्लोरोअमीन्स। क्योंकि इसका pH रेंज 6.5 के आसपास रहता है, तो ये पानी में हमारे में ज्यादा फॉर्म हो जाते हैं डाइक्लोरोअमीन्स। और मैं बता दूं आपको दोस्तों क्लोरोअमीन्स के फायदे और नुकसान। तो सबसे बड़ा फायदा क्लोरोअमीन्स का ये है कि जो हमारे क्लोरोअमीन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जो हमारे क्लोरोअमीन्स होते हैं दोस्तों ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, और इनकी रिएक्टिविटी क्या है दोस्तों, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं स्टेबल ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम है, तो हमारे फ्यूचर रिकंटेमिनेशन के लिए यूज हो सकते हैं, फ्यूचर रिकंटेमिनेशन। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये हमारा फ्यूचर रिकंटेमिनेशन के लिए यूज होने वाले हैं क्या, हमारे क्लोरोअमीन्स फ्यूचर रिकंटेमिनेशन। यानी कि अगर हम सोचे कि बाद में भी हमारे क्लोरोअमीन्स काम आ जाएंगे, हमारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते रहेंगे कुछ टाइम बाद भी, तो आप सही सोच रहे हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों ये क्लोरोअमीन्स क्या करते हैं, ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो एंजाइम होते हैं दोस्तों, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एंजाइम्स हैं, उन्हें क्या करते हैं, किल कर देते हैं। और दोस्तों ये एंजाइम्स जो होते हैं ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं फूड के लिए। दोस्तों क्लोरोअमीन्स क्या कर रहे हैं, एंजाइम्स को किल कर रहे हैं। ये एंजाइम किस लिए यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फूड बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं। पर दोस्तों अगर इनकी हम एफिशिएंसी की बात करें तो इनकी एफिशिएंसी जो होती है हमारी, इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो सबसे कम होती है।
एफिशिएंसी जो दोस्तों इनकी होने वाली है ये बहुत कम होने वाली है एज कंपेयर टू हमारा फ्री अवेलेबल क्लोरीन, जहां हम आगे जो अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्लोरोमीन्स। अब आइए देखते हैं अपनी अगली फॉर्म। तो अगली फॉर्म आती है हमारी कौन सी, ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइपोक्लोराइड्स। अब दोस्तों हमने इन दोनों को साथ क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CaOCl2, और हाइपोक्लोराइड्स का फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2 का होल ट्वाइस, यानी यहाँ OCl2 का होल ट्वाइस है, यहाँ सिर्फ Cl2 का ट्वाइस है, इसलिए इन दोनों का फॉर्मूला तो अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग है। ठीक, अब इन्हें साथ क्यों लिखा गया है, तो दोस्तों ये दोनों ही ब्लीचिंग पाउडर हाइपोक्लोराइड्स हमारे क्या फॉर्म करते हैं, OCl माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं OCl माइनस क्या है दोस्तों, ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दोस्तों इसके बारे में हमने और कहाँ पढ़ा है, इसके बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था कहाँ, हमारे फ्री अवेलेबल क्लोरीन में, जहां हमने देखा था जो OCl माइनस आयन ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब दोस्तों ये क्या लिखा है 40%, 72% टेंडेंसी टू प्रोड्यूस OCl माइनस आयन, यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर हाइपोक्लोराइड्स हमारे पानी में मिलते हैं, हम पानी में अपने में ऐड करते हैं, तो किस फॉर्म में टूट जाते हैं, OCl माइनस आयन में। और OCl माइनस ही हमारा कैसे किस तरह काम करता है, एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो टेंडेंसी टू प्रोड्यूस OCl माइनस 40% और टेंडेंसी टू प्रोड्यूस OCl माइनस इन हाइपोक्लोराइड्स इज 72%। मीन अगर मान लीजिए हमने अपने पानी में 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हमने अपने पानी में क्या किया 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया, तो क्या होगा दोस्तों, उसमें 40 ग्राम तो OCl माइनस में टूट जाएगा हमारा। सेम इसी तरह अगर 100 ग्राम हाइपोक्लोराइड आयन यूज किया हमने यहाँ पे, सेम यहाँ हाइपोक्लोराइड यूज किया 100 ग्राम, तो 72 ग्राम OCl माइनस आयन मिलेंगे हमें, और बचा कुचा कुछ और मिलेगा। ठीक, ये बताता है टेंडेंसी टू प्रोड्यूस OCl आयन माइनस आयन, यानी हम कह सकते हैं 40% इफेक्टिव है जो हमारा OCl माइनस आयन है इन ब्लीचिंग पाउडर, वो 40% इफेक्टिव है। और हम कह सकते हैं जो हाइपोक्लोराइड्स हैं हमारे, वो कितना इफेक्टिव है, 72% इफेक्टिव हैं क्या करने में, हमारे OCl आयन माइनस प्रोड्यूस करने में। ठीक, अब दोस्तों जब हम अपने पानी में ब्लीचिंग पाउडर या हाइपोक्लोराइड दोनों में से कुछ भी ऐड करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे पानी में स्लज फॉर्म कर देते हैं। क्या करते हैं, हमारे पानी में स्लज फॉर्म कर देते हैं, SLUDGE। हमारे पानी में क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे पानी में स्लज फॉर्म कर देते हैं, यानी किचकिचा कर देते हैं, पानी में कीचड़ फॉर्म कर देते हैं। और दोस्तों इन दोनों के लिए जो pH चाहिए होता है वो हमें ज्यादा चाहिए होता है। और बात करें इनके डोसेज की, जो हमें इनकी पानी में रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है वो भी ज्यादा मात्रा में चाहिए रहती है। तो इन्हें हम इसलिए कब यूज करते रखते हैं, जब हम स्विमिंग पूल का डिसइंफेक्शन कर रहे हो जब यूज कर सकते हैं, हम वेल यानी कुएं का पानी जब यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसे पीने के पानी के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइड्स। अब आइए देखते हैं अपनी अगली फॉर्म। तो अगली फॉर्म आती है हमारी कौन सी, क्लोरीन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसे ये क्या है, ClO2। मैं बता दूं आपको, ये ClO2 में मिलता कब है, जब हम NaClO2 को ब्रेक करते हैं किसमें, NaCl और ClO2 में, तो हमें ClO2 हमारा मिल जाता है। तो NaClO2 प्लस Cl2 गिव्स NaCl प्लस ClO2। दोस्तों ClO2 है ये हमारा क्या है, हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम कह सकते हैं अनस्टेबल है। तो ये हमारे पानी में बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, हम कह सकते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये मैं बताऊं आपको, अगर इसकी डिसइंफेक्शन की बात करें, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी की बात करें, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो हमने अभी जितने भी मेथड पढ़े, माइनर मेथड्स, मेजर मेथड, कोई भी मेथड, कोई भी फॉर्म पढ़ी हो, उसमें ClO2 की डिसइंफेक्शन की एफिशिएंसी क्या है, हमारी सबसे ज्यादा है। ठीक, दोस्तों बात करें किस pH रेंज में वर्क करता है, हमारा वर्क करता है pH रेंज 8 से 10 में। और दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है, इसलिए ClO2 को कम यूज किया जाता है। इसकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत ज्यादा है,
पी एजेंट किसमें काम करता है 8 से 10 में। कॉस्ट इसकी कितनी आती है, कॉस्ट बहुत इसकी ज़्यादा आती है, इसलिए हम इसे कम यूज़ करते हैं अपने डिसइंफेक्शन के लिए। अब आती है हमारी अगली फॉर्म। अगली फॉर्म कौन सी आती है, अगली फॉर्म आती है हमारी इन द फॉर्म ऑफ पिल्स एंड टैबलेट्स। दोस्तों होता क्या है कि अगर हमें पानी को अपने क्लोरीनेशन करना है, डिसइंफेक्शन करना है, तो उसके लिए कुछ क्लोरीन की पिल्स और टैबलेट्स आती है मार्केट में। अगर आप वो यूज करते हैं तो भी आपका पानी काफी हद तक साफ हो जाता है। दोस्तों हम इन पिल्स और टैबलेट को यूज क्या करते हैं इन द बकेट्स, किसमें, बकेट्स में, यानी कि अगर कोई बाल्टी पानी है आपको उसे साफ करना है वहां यूज कर सकते हो बकेट्स। और दोस्तों और कहाँ यूज होता है हमारा पानी, ये हमारा पानी यूज होता है हमारा फ्लश में। जो फ्लश टैंक होता है दोस्तों उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स या पिल्स ही डाली जाती हैं जिससे पानी साफ रहे, तो हम कह सकते हैं। और किसमें यूज होता है, हमारे टॉयलेट्स में यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं जो पिल्स और टैबलेट है हमारी किसमें यूज होती हैं, स्मॉल प्लेस, छोटी जगह पे क्या कह सकते हैं, और लेस एरिया, जहां एरिया कम हो उस जगह हम अपनी पिल्स और टैबलेट को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की कि किसकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। अगर हम डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो किसकी एफिशिएंसी कितनी होने वाली है, अब ये देखते हैं। दोस्तों एफिशिएंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हमारी किसकी होती है, क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 की। इसकी एफिशिएंसी हमारी सबसे ज्यादा होती है अगर हमें डिसइंफेक्शन करना है तो। और दोस्तों उसके बाद होती है हमारी किसकी एफिशिएंसी, HOCl। दोस्तों HOCl हमें कैसे मिला था, फ्री अवेलेबल क्लोरीन से मिला था। तो इसके बाद इसकी एफिशिएंसी फिर यूज करते हैं हम क्या, क्लोरोअमीन्स। तो इसके बाद हमारी एफिशिएंसी किसकी आती है, क्लोरोअमीन्स की। और फिर उससे कम एफिशिएंसी किसकी होती है, उससे कम एफिशिएंसी होती है हमारी OCl माइनस आयन की। और दोस्तों उससे कम एफिशिएंसी हमारी किसकी होती है, पिल्स या टैबलेट की। पिल्स या टैबलेट हम स्मॉल एरिया में यूज करते हैं इसलिए हम इसे हटा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ClO2, फिर उसके बाद HOCl, फिर क्लोरोअमीन्स, फिर OCl माइनस। ये क्या दोस्तों, ये हमारा ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी है। सबसे ज्यादा ClO2 की, फिर HOCl की, फिर क्लोरोअमीन्स की, फिर हमारी OCl माइनस की। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, क्लोरीनेशन पढ़ा था, और साथ में हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन पढ़े हमने। अब दोस्तों अब क्या पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन में आता है हमारा पहला जो कि है प्लेन क्लोरीनेशन। तो दोस्तों प्लेन क्लोरीनेशन क्या है, अगर आपने मान लीजिए अपने पानी में ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट के तौर पे सिर्फ उसमें क्लोरीन ऐड किया पानी में, यानी हमने क्या कहा, क्लोरीनेशन किया, तो क्या कहलाएगा हमारा प्लेन क्लोरीनेशन। अब इसे जैसे समझते हैं एग्जांपल से कि मान लीजिए हमें ग्राउंड वाटर होता है हमारा, उसे फिल्टर करने के लिए सिर्फ हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ क्लोरीन ऐड करते हैं, यानी सिर्फ उसका क्लोरीनेशन करते हैं। ना उसमें एरेशन होता, ना उसमें सेडिमेंटेशन होता, ना उसमें स्क्रीनिंग होता, ना उसमें कोगुलेशन फॉकुलेशन होता, कुछ नहीं होता उसमें, ना उसका डिसइंफेक्शन होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या करते हैं उस पानी का, सिर्फ प्लेन क्लोरीनेशन करते हैं, यानी सिर्फ क्लोरीनेशन करते हैं, यानी सिर्फ उसमें Cl2 ऐड करते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, ये सिर्फ ओनली ट्रीटमेंट, सिर्फ हमने एक ही ट्रीटमेंट किया है उसमें, क्या कि सिर्फ क्लोरीनेशन, हमने अपने पानी में क्या किया है, Cl2 ऐड किया है। तो जब भी ऐसा हो तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस क्लोरीनेशन क्या कहेंगे हम, प्लेन क्लोरीनेशन। अगला आता है हमारा प्री क्लोरीनेशन। तो दोस्तों जो हम क्लोरीनेशन करते हैं यानी Cl2 अपने पानी में ऐड करते हैं किसी भी फॉर्म में, वो सिर्फ डिसइंफेक्शन के टाइम नहीं करते, उससे पहले भी कर सकते हैं। आप चाहे तो कोगुलेशन के टाइम भी कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्लोकुलेशन के टाइम भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सेडिमेंटेशन के टाइम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप क्लोरीनेशन करेंगे किससे पहले, डिसइंफेक्शन से पहले, तो वो कहलाएगा हमारा क्या, प्री क्लोरीनेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, ट्रीटमेंट बिफोर डिसइंफेक्शन है। डिसइंफेक्शन से पहले अगर हमने क्लोरीन ऐड किया है, ट्रीटमेंट किया है, तो क्या कहेगा हमारा प्री क्लोरीनेशन। अब बात करते हैं पोस्ट क्लोरीनेशन की। तो पोस्ट क्लोरीनेशन क्या होता है दोस्तों, जो अभी हमने क्या सीखा है, क्लोरीनेशन सीखा डिसइंफेक्शन में। तो जो हमने क्लोरीन ऐड किया अपने पानी में किस टाइम पे, डिसइंफेक्शन के टाइम पे, वही कहलाता है हमारा पोस्ट क्लोरीनेशन, यानी ट्रीटमेंट एट डिसइंफेक्शन, या हम कह सकते हैं एज डिसइंफेक्शन, ट्रीटमेंट एज डिसइंफेक्शन। ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है हमारा क्या, पोस्ट क्लोरीनेशन। अब आता है हमारा डबल क्लोरीनेशन। तो डबल क्लोरीनेशन क्या होता है हमारा, अगर हम
प्री क्लोरिनेशन भी करें, यानी डिसइंफेक्शन से पहले भी क्लोरीन का यूज किया है हमने, क्लोरीन ऐड किया है, और फिर हमने पोस्ट क्लोरिनेशन भी किया है, यानी डिसइंफेक्शन के टाइम भी हमने किया है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है हमारा डबल क्लोरिनेशन। अब आता है हमारा सुपर क्लोरिनेशन। दोस्तों सुपर क्लोरिनेशन क्या होता है, अगर हम अपने पानी में एक्सेस अमाउंट में Cl2 ऐड कर देते हैं तो क्या कहलाएगा, ClO, ये क्या कहलाएगा हमारा सुपर क्लोरिनेशन। अब इसका मीन क्या है, एक्सेस Cl2। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपके एरिया में बाढ़ आ गई, अगर मान लीजिए हमारे एरिया में, आपके एरिया में क्या हुआ, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, एक नेचुरल डिजास्टर है फ्लड। तो अब आप पानी का बार बार तो ये नहीं करेंगे कि हम बार बार पानी को डिसइंफेक्शन करें, ट्रीटमेंट करें। तो ऐसी जगह पर जहां फ्लड आ गई या नेचुरल एपिडेमिक हो गया कोई, तो हम क्या करते हैं, वहां अपने पानी में जरूरत से ज्यादा Cl2 मिला देते हैं। क्यों कि पहले तो हमारे पानी का डिसइंफेक्शन हो जाएगा, और जो बची कुची Cl2 होगी, बची कुची Cl2 को कहते हैं हम रेसिडुअल, बची हुई Cl2 यानी रेसिडुअल Cl2, बचा हुआ जो क्लोरीन होगा पानी में, वो क्या करेगा, वो हमारे रिकंटेमिनेशन के काम आएगा। किसके काम में आएगा, रिकंटेमिनेशन। यानी अगर मान लीजिए अभी तो पानी हमारा डिसइंफेक्ट हो गया, कुछ टाइम बाद फिर उसमें कुछ माइक्रोब्स आ गए, तो कुछ उसमें ऑर्गेनिक मैटर आ गया, तो बाद में ये रेसिडुअल Cl2 है, ये क्या करेगा, ये हमारा रिकंटेमिनेशन करेगा, यानी उसको खत्म कर देगा। ठीक है, अब आता है हमारा अगला क्लोरिनेशन, जो कि है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या है दोस्तों, पहले कर्व ड्रॉ करते हैं हम, कि मान लीजिए हमने एक्सेस Cl2 ऐड किया अपने पानी में, हमने पानी में Cl2 ऐड किया, तो ये क्या है, जो हमने पानी में अपने यूज किया है Cl2, यानी पानी में अपने Cl2 जो डाला है, यानी ये क्या हमारा अप्लाइड Cl2। और दोस्तों ये क्या है, रेसिडुअल Cl2, यानी कि जो हमारे पानी में Cl2 बच गया, जितना हमने यूज किया उतना बचता जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा क्या, रेसिडुअल Cl2। अब दोस्तों हमने क्या किया, पहले अपने पानी में Cl2 ऐड किया, तो क्या होगा कि ये जो हम अप्लाइड Cl2 डालेंगे वो यूज होता जाएगा, और कुछ थोड़ा बहुत रेसिडुअल Cl2 बचेगा, यानी कि कुछ ऐसा भी Cl2 बचेगा ये यूज नहीं होगा। ये तो होगी दोस्तों हमारी क्या, स्टेज 1। अब स्टेज 2 क्या आएगी, कि यहां पर फेज 1 में क्या होगा, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए होंगे, और थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे। तो अब क्या आएगी दोस्तों, अब आएगी हमारी स्टेज 2। तो स्टेज 2 में क्या होगा दोस्तों, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। तो अब यानी कि कर्व जो है, यानी स्लोप जो हमारे स्लोप बढ़ जाएगा, जो हमारा रेसिडुअल Cl2 है वो ज्यादा बचने लगेगा एज कंपेयर टू केस 1। ये क्या है दोस्तों, केस 2। यहां पर जितना बच रहा था उससे ज्यादा यहां बचने लगेगा हमारा Cl2, जितना हमने इस्तेमाल किया है। तो ठीक, अब दोस्तों तीसरा क्या आएगा, तीसरा केस आएगा कि अब तो यहां पर क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और खत्म हो गए होंगे। अब क्या होना चाहिए, हमारा स्लोप और बढ़ना चाहिए कर्व का। क्यों, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे, यहाँ और ज्यादा मर गए होंगे, बट ऐसा नहीं होता। जो हमारा स्लोप होता है कर्व का, वो क्या होता है दोस्तों, वो एकदम गिर जाता है नीचे। हमारा ये कर्व है दोस्तों, एकदम नीचे गिर जाता है। हम कह सकते हैं जो हमारा रेसिडुअल Cl2 है वो क्या होता चला जाता है, वो कम होता चला जाता है। ये क्या होने हमारे दोस्तों, ये होने वाला है केस 3। ये क्या होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है हमारा केस 3। तो केस 3 में क्या हो रहा है कि यहाँ पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए हमारे, फिर थोड़े बहुत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे थे वो यहाँ मर गए, तो इसलिए हमारा Cl2 ज्यादा बच गया। अब केस 3 यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर होंगे, हमारे पानी में ऑर्गेनिक मैटर होंगे या कुछ मेटल होंगे, वो क्या होंगे दोस्तों, वो ऑक्सीडाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमारे पानी में ऑर्गेनिक मैटर या मेटल बचे होंगे दोस्तों, ऑक्सीडाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसमें हम जो Cl2 यूज करेंगे वो खत्म होता चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो क्लोरीन था हमने इसमें डाला था वो पूरा का पूरा इस्तेमाल होता चला जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आएगा केस 3 खत्म होने के बाद कि सारे ऑर्गेनिक मैटर और मेटल्स हमारे ऑक्सीडाइज हो चुके होंगे, कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। अब फिर से रेसिडुअल क्लोरीन जो है उसका कर्व हमारा रेसिडुअल क्लोरीन जो है फिर से बढ़ने लग जाएगा, और जिस पॉइंट से हमारा रेसिडुअल क्लोरीन बढ़ेगा इसी पॉइंट को हम कहते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। ठीक, और दोस्तों ये बढ़ता है किस पे, इसका स्लोप होता है 45 डिग्री का। जब भी बढ़ेगा इसका स्लोप क्या होगा दोस्तों, इसका स्लोप होगा हमारा कितना, 45 डिग्री। ठीक, तो समझ गया ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या है। एक बार इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले केस वन देख लेते हैं। पहले हम कर्व की बात करते हैं। तो सबसे पहले केस वन में क्या हुआ, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या किए, पहले केस वन में वो मरना स्टार्ट हुए अप्लाइड क्लोरीन से। तो हमें रेसिडुअल क्लोरीन था वो हमारा कम बच रहा था। रेसिडुअल क्लोरीन क्या होता है, जो हमारे पानी में बच जाता है। फिर आए केस टू। तो दोस्तों केस टू क्या था, केस टू था हमारा कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर रहे थे, पर केस टू में क्या हुआ कि ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए। तो जो हमारा रेसिडुअल क्लोरीन था, हमारे पानी में रेसिडुअल क्लोरीन की जो मात्रा थी वो क्या हो गई, वो बढ़ना स्टार्ट हो गई कि थोड़े बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हमारा क्लोरीन कम इस्तेमाल होता है। फिर आया केस थ्री। अब केस थ्री में क्या हुआ, रेसिडुअल क्लोरीन है वो हमारा कम होना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर और हमारे जो मेटल्स होते हैं पानी में उनका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया। उनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया, या हम कह सकते हैं वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो गए। ठीक, तो यहां पर इसलिए हमारा रेसिडुअल क्लोरीन कम होने लगा। अब आता है केस फोर। केस फोर में क्या हुआ, फिर से हमारा रेसिडुअल क्लोरीन जो है वो बढ़ने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा, और जो ऑक्सीडेशन था ऑर्गेनिक मैटर का और मेटल्स का वो खत्म हो जाता है, और जो हमारा कर्व द्वारा इंक्रीज करने लग जाता है एट 45 डिग्री। ठीक, ये तो हो गई पूरी कर्व की प्रोसेस। अब बात करते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन की। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ब्रेक पॉइंट CL को मैं क्या लिख रहा हूं, क्लोरीनेशन। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या है, व्हेन कर्व बिटवीन रेसिडुअल क्लोरीन, रेसिडुअल Cl2 and applied Cl2 start increasing, ये increasing दोस्तों INC at 45 degree of slope after oxidation of ऑर्गेनिक मैटर एंड मेटल्स। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन हमारा वो पॉइंट है किस पर, कर्व पर, रेसिडुअल क्लोरीन और अप्लाइड क्लोरीन के बीच में, जिस पॉइंट पर हमारा कर्व जो है स्टार्ट हो जाए इंक्रीज करना 45 डिग्री के स्लोप पर। कब, ऑक्सीडेशन के बाद, किसके, ऑर्गेनिक मैटर और मेटल्स के। ठीक, तो मुझे लगता है आपको ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा क्लोरीनेशन का प्रोसेस, और हम कह सकते हैं डिसइंफेक्शन का प्रोसेस। अब दोस्तों हमें कुछ न्यूमेरिकल पर्पस के लिए फॉर्मूलेज भी दिए गए हैं, या हम कह सकते हैं लॉज भी दिए गए हैं जो हमारे एग्जाम में काम आते हैं। अब आइए उन न्यूमेरिकल्स के लिए उन लॉज को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्मूले जो है हमारे, या हम कह सकते हैं ये लॉ जो है हमारे, वो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, इसलिए आपको इन्हें याद रखना जरूरी है। तो पहली मान लीजिए हमें एक रिएक्शन दे रखी है, क्या, Cl2 प्लस H2O गिव्स HOCl प्लस HCl। तो दोस्तों ये हमें क्या दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है। अब दोस्तों ये K क्या होता है, K होता है हमारा रेट कांस्टेंट। रेट K क्या है, K है हमारा रेट कांस्टेंट, कि जो हमारी जो रिएक्शन है वो किस रेट से आगे प्रोसीड कर रही है। ठीक, तो पहला है Cl2 प्लस H2O, ये क्या है दोस्तों, रेट कांस्टेंट के HOCl प्लस HCl, यानी कि जब हम Cl2 और H2O को ऐड करते हैं हमें क्या मिलता है, HOCl और HCl मिलता है। अब हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रेट कांस्टेंट हमारा किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ HOCl इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HCl अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा रेट कांस्टेंट K। अब मान लीजिए कि ये तो हो गया K1 क्या है, कि अगर हमारी रेट Cl2 प्लस H2O से HOCl प्लस HCl बन रही हो, अब क्या हो जाए, जो हमारी रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, यानी कि HOCl प्लस HCl हमें क्या देने लगे, H2O प्लस Cl2। यानी कि अब मान लीजिए हमारी इक्वेशन प्रोसीड किस डायरेक्शन में हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने लगे, यानी कि HOCl प्लस HCl हमें क्या देने लग जाए, ये हमें देने लग जाए Cl2 प्लस H2O। तो हमारा दोस्तों इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2
इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ HOCl इंटू कंसनट्रेशन ऑफ HCl। यानी कि हमेशा ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा प्रोडक्ट और नीचे क्या आएगा दोस्तों, नीचे आएगा रिएक्टेंट। याद रखिएगा ऊपर क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये वाला पार्ट होता है, रिएक्टेंट क्या होता है ये वाला पार्ट होता है। ऊपर क्या आता है प्रोडक्ट, नीचे क्या आता है रिएक्टेंट। ठीक, अब अगला लॉ आता है हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंशियल लॉ। तो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल लॉ क्या है हमारा, ये लॉ है हमारा रेट ऑफ किलिंग माइक्रोब्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइक्रोब्स प्रेजेंट। यानी कि दोस्तों माइनस dN अपॉन dt क्या है, ये हमारी रेट है किसकी, माइक्रोब्स को किल करने की। माइनस यानी माइक्रोब कम हो रहे हैं, तो ये हमारी रेट है किसको, माइक्रोब्स को कम करने की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने किसके होती है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट एट एनी टाइम t। ये nt क्या है, किसी t टाइम पर n नंबर ऑफ माइक्रोब्स होंगे हमारे पानी में, वो होता है हमारा क्या, nt। ठीक, और n नोट क्या है दोस्तों, n नोट है हमारा इनिशियल टाइम पर कितने माइक्रोब्स होंगे, इनिशियल माइक्रोब्स। और nt क्या है, माइक्रोब्स एट t टाइम, माइक्रोब्स एट टाइम t। अब दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अब उससे बहुत इजी इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसे इजी सॉल्व कर सकते हैं। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, nt इक्वल्स टू n नॉट e रेज़ टू n माइनस kt। अगला लॉ आता है हमारा क्या, चिक्स लॉ। तो चिक्स लॉ क्या है कि मान लीजिए हमें कोई टाइम दे रखा है t, हमें कोई टाइम दे रखा है t, तो हमने क्या किया, हमने डिसइंफेक्शन स्टार्ट किया, अपने पानी में क्लोरीन मिला दिया हमें। तो टाइम t के बाद हमें हमारे पानी में कितने माइक्रोब्स मिलने वाले हैं, ये हम किससे पता करते हैं, पता करते हैं किससे, चिक्स लॉ से। ये क्या दोस्तों, टाइम t है 1/k log e n नॉट अपॉन nt। यहाँ पर n नॉट क्या होने वाला है, इनिशियल माइक्रोब, और nt क्या होने वाला है, माइक्रोब्स एट एनी टाइम t। और t क्या है, t हमारा टाइम होने वाला है, k क्या है, k हमारा रेट कांस्टेंट है। और दोस्तों ये क्या है, ये हमारा चिक्स लॉ है। और दोस्तों ये तीनों ही फॉर्मूलेस हमारे किस में यूज होने वाले हैं, ये हमारे न्यूमेरिकल पर्पस में यूज होने वाले हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हमारा क्लोरीनेशन कंप्लीट होता है। ठीक, अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं मिसलिनियस वाटर ट्रीटमेंट्स। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।